हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंटिफिक रेशो। आज हम करेंगे प्लस टू केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए या फिर आपके स्टेट बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना प्रोटीन्स के बारे में, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसको हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक होता है टर्शरी स्ट्रक्चर और एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो देखो, प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड, मान लो ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये फोर्थ अमाइनो एसिड, तो जब ये एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं तो वो बनाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमारे पास एक लीनियर चेन बनी थी ना प्रोटीन की, वो बेसिकली उसमें भी अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है बिटवीन अमाइनो एसिड। तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि मान लो ये वाला जो अमाइनो एसिड है इस अमाइनो एसिड के साथ थोड़ी अट्रैक्शन शो कर रहा है, राइट। तो हमें थोड़ी सी लूप वगैरह जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कॉइलिंग नजर आएगी बेसिकली। तो इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसमें जब और ज्यादा कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे कि एक ऊन का पूरा गोला होता है, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसको हम बोल देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड देन जब यहाँ पे मान लो ये एक है, ठीक है, एक लीनियर चेन थी जो पूरी की पूरी कॉइल्ड हो चुकी है, और ये मान लो दूसरी है। ठीक है, तो बेसिकली जब बहुत सारी अलग अलग प्रोटीन की जो लीनियर चेन थी वो आपस में कंबाइन हो जाती है तो फिर वो बनाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जब भी हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं ना, तो प्रोटीन करता है अपनी एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन करने वाला या तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है या तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी अपनी एक्सप्रेशन नहीं करवाता है। तो होता ये है कि अगर हम ये जो प्रोटीन है उसको ज्यादा हीट अप करते हैं तो उसकी वजह से डीनेचरेशन देखने को मिल जाती है। डीनेचरेशन का मतलब होता है, देखो, डी का मतलब हटना, नेचर यानी कि अपने नेचर को खो देना एक तरीके से, है ना। तो अपने नेचर को कैसे खोएगा? जब ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो बॉन्डिंग हो रखी थी अमाइनो एसिड्स के बीच में, वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो जब यहाँ पे बॉन्डिंग टूटना शुरू हो जाएगी तो दोबारा से ये जो टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा? वो अपनी एक्सप्रेशन नहीं करवा पाएगा, और इसी को हम बोल देते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला कि डीनेचरेशन के दौरान जो प्रोटीन का एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होता है वो अनकॉइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये अनकॉइल होना शुरू हो गया, और ये जो डीनेचरेशन हो रही है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक अमाइनो एसिड था, यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे तीसरा था, तो ये इसी फॉर्म में ही अलाइंड होंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। असर किसके ऊपर पड़ रहा होगा? सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ रहा होगा, क्योंकि जब भी डीनेचरेशन होती है तो वहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमाइनो एसिड्स के बीच में वो टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन बोल देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, then calculate the rate of the reaction. तो हमें क्वेश्चन से क्या क्या चीजें समझ आई है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है हाफ टाइम, यानी कि टी हाफ हमें यहाँ पे 60 मिनट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इस पूरे कंपाउंड को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है? 60 मिनट लग रहे हैं। तो टी हाफ कितना हो गया? 60 हो गया। और हमें यहाँ पे एक और चीज के बारे में बोला हुआ है कि ये बेसिकली एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पे रेट को कैलकुलेट करना है। तो याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। तो ऊपर हमने लिखा 0.693, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ये याद रखना। सेकंड के लिए अलग होता है, जीरो के लिए अलग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? 0.693। हाफ टाइम कितना दिया हुआ है? 60 मिनट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 60। इसको कैलकुलेट कर लो और तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया है रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन
reactant converting into product, the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time in minutes. तो हमें यहाँ पे जो एवरेज रेट निकालना है वो मिनट्स में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है कि एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि 25 मिनट के अंदर 25 मिनट्स के अंदर ये थी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पहले इतनी थी रिएक्टेंट की, लेकिन अब रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 0.02 हो गई। ठीक है, तो देखो जब भी हम रेट निकालते हैं तो रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट के हिसाब से बोला हुआ है तो रिएक्टेंट जब ये रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो रिएक्टेंट के हिसाब से बात करें तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। तो अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव डेल्टा आर की कंसंट्रेशन। ठीक है, डेल्टा आर क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, फाइनल कंसंट्रेशन दी हुई है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो अब देखो हम हमेशा जब भी डेल्टा आर को निकालते तो बेसिकली वो किसके बराबर होता है, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस किया जाता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी, 0.02। तो 0.02 में से हम माइनस करेंगे 0.03 को। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ था, 25 मिनट दिए हुए थे और मोल पर लीटर हो जाएगा। यहाँ पे टाइम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे मिनट्स है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो इसके हिसाब से बस इसको तुमने सॉल्व कर दिया और तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। मिनट क्यों, मिनट में क्यों निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था मिनट में निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो तुम्हारा आंसर हो गया खत्म। लेकिन मान लो अगर तुम्हें सेकेंड्स में निकालने के लिए बोला होता तब तुम क्या करते कि ये जो 25 नीचे लिखा था ना उसको बस 60 से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेकेंड्स में निकाला हुआ है तो यहाँ पे था 25 को मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सेकंड के हिसाब से आएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मिनट में बोला हुआ था तो तुम्हारा आंसर यहीं तक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमें यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। तो अब देखो ये जो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने पास कैटायन वाला पार्ट होता है हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसके बाद जो अनायन वाला पार्ट होता है उसका नॉमेनक्लेचर हम बाद में करते हैं। कैटायन में भी जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं ये होगा अपना सेंट्रल एटम। ठीक है, क्योंकि देखो कोबाल्ट सेंट्रल एटम है ये बीच में होगा और इसके साथ NH3 कितने जुड़े हुए होंगे, 5। तो 1 2 3 4 5, तो 5 NH3 जुड़ गए और एक क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे CO3 जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया अपना सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम को बाद में करते हैं और ये जो अपने पास लिगेंड्स है उनका नॉमेनक्लेचर पहले करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या बोल देते हैं, अमाइन ग्रुप। ठीक है, और ये जो है वो कौन सा है, कार्बोनेटो। तो अब देखो कौन से लिगेंड को पहले लिखे, तो वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। तो ये ए से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेट के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये ए पहले आता है तो हम इसका नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे। यहाँ पे अमाइन कितने नजर आ रहे हैं, 5, तो हमने क्या लिखा है इसको, पेंटा अमाइन। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बोनेटो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोबाल्ट भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, कोबाल्ट आएगा यहाँ पे क्योंकि कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। फिर उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कितनी होगी, 3। कैसे निकालेंगे, इसको X कंसीडर कर लोगे। ये जो NH3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है और ये जो अपने पास CO3 होता है वो बेसिकली 2 नेगेटिव होता है। ये जो Cl है इसके ऊपर -1 होगा, इसके 0 के बराबर कर दो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें लिखी, ये बाहर वाला लिखने
इससे बेटर है कि इसको इक्वल कर दो +1 के। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है कि किस तरीके से करना। तुमने बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे कोबाल्ट के हिसाब से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो उसको रोमन नंबर में लिखना होता है। बाहर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, तो उसको एंड में उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, सेकेंड देखो अपने पास है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर करना है, इसका यूपीएससी नेमिंग देनी है। तो अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, ये है अब मेरे पास केटायन। ठीक है, क्योंकि मेटल है ना, तो ये हो गया केटायन और ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपने पास, अनायन हो गया। ठीक है, और हमने क्या बोला था, केटायन का नॉमेनक्लेचर हम पहले करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, पोटेशियम लिखा। फिर उसके बाद अंदर में हम क्या लिखते हैं, पहले लिगेंड, और देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल एटम। तो यहाँ पे ये जो C2O4 है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, बेसिकली ऑक्सैलेट आयन है, तो इसको ऑक्सैलेटो बोल देंगे। और कितने हैं ये, 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ट्राई ऑक्सैलेटो। फिर उसके बाद आएगा आयरन, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन फर्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अपने पास क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल यानी कि एक कार्बन, और उसके साथ क्या है, ब्रोमाइड यानी कि Br। मिथाइल ब्रोमाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। कुछ याद आ रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में हमेशा क्या होता था कि जो भी हम यहाँ पे रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उसमें जितने भी कार्बन होते हैं ना, ये जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें उन जो रिएक्टेंट वाली साइड पे कार्बन थे उसका डबल होगा। यहाँ पे एक कार्बन था तो यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, अगर यहाँ पे 2 कार्बन होते तो यहाँ पे 4 होते, 4 कार्बन होते यहाँ पे तो यहाँ पे 8 होते। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास है CH3Br, 2 लेंगे। ठीक है, CH3Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, 2Na के साथ कर रहे हैं, तो Na Na। और याद रखना ड्राई ईथर भी यूज करोगे। ठीक है, तो होगा क्या कि ये NaBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी NaBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो देखो क्या बन गया, NaBr बच गया, क्या क्या बच गया, CH3 बच गया। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर देते हैं और क्या बना देंगे यहाँ पे, इथेन। और ये जो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट में जो कार्बन है प्रोडक्ट में उनका डबल हो जाता है, उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं वुड्स रिएक्शन। देन उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट था इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड का क्या मतलब, अब देखो इथाइल क्लोराइड यानी कि हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं KOH के साथ तो हो गया था। अब देखो यहाँ पे ये है पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट। यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, तो पॉजिटिव किसके पास जाके जुड़ेगा, नेगेटिव के पास। तो यहाँ पे KCl निकल गया बाहर, और ये जो OH नेगेटिव था वो कार्बन क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव, तो ये इसके पास आके बाइंड कर जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे एक एल्कोहल बनता है और एक KCl बन जाता है। अब यहाँ पे देखो ये OH जो है वो लग रहा है मेन सिस्टम के ऊपर, राइट, जिसकी वजह से इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से Cn निकल गया और OH आ गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला, क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, और नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्वेश्चन, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अपने पास रिएक्शन है, इसमें हमें बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये अपने पास दे रखा है, ये क्या बनेगा अपने पास, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास मेन होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ इथेन वाला पार्ट जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो H के ऊपर साइन आता है पॉजिटिव, Br क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये जो C2H5 है ये Br के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। और ये जो H था वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा फिनोल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि अपने पास है CH3 3 बार, तो
कार्बन लिखा, CH3 3 बार, देन OC2H5। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HI के साथ हो रही है। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो अब होगा क्या कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, वो किसके पास आके जुड़ जाएगा? इस हाइड्रोजन के पास आके जुड़ जाएगा। और ये जो आयोडीन है वो इस कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अपने पास यहाँ पे टर्शरी वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ पे अपने पास बन जाएगा एल्कोहल। और एल्कोहल में भी क्या बना? ये इथेनॉल बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ अ बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब हुआ कि पैकिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पे देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह लग जाएगा। तो बेसिकली हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे देखो, हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? ये है अपने पास फिनोल। ठीक है, अगर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा ना, तो बेसिकली होगा क्या, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाके लगेगा, तो ये OH है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, या तो हमें देखने को मिलेगा पैरा वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे OH था और यहाँ पे लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यानी कि मुझे या तो ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा या तो पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो अब देखो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो बेसिकली ये जो अपने पास OH वाला ग्रुप होता है ना, ये प्लस R ग्रुप होता है। प्लस R ग्रुप का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये किसके साथ लगा हुआ? बेंजीन के साथ। बेंजीन क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ऑक्सीजन के पास हमें दो लोन पेयर देखने को मिल रहे थे, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। ठीक है, तो ये डोनेट कर देगा किसको? बेंजीन रिंग को। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि ये जो OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ होता है ना, वो इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर तुम ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि जो ऑर्थो पोजिशन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पैरा वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और दोबारा से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस बेचारे के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो अगर इसके पास कमी है तो कहाँ पे जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से बन रहा है? एक तो ऑर्थो वाली पोजीशन बन रही है, एक पैरा वाली पोजीशन बन रही है। तो ये जो OH है वो कहाँ पे डायरेक्ट करेगा? जो आने वाला सब्सिक्वेंट ग्रुप है उसको वो ऐड करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इसको एक बार पढ़ भी लो कि जो ये OH ग्रुप होता है जो अटैच्ड है कार्बन के साथ ऑफ अ बेंजीन रिंग, वो एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो OH ग्रुप है वो प्लस R इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? ये जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बढ़ाने का काम करेगा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि बेसिकली जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है, यानी कि जो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या तो पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, और ये हमें कैसे समझ आ रहा है? हमें ये समझ आ रहा है रेजोनेंस इफेक्ट से या मीसोमेरिक इफेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि अपने पास है C6H5NO2। तो बेसिकली क्या बना? C6NH5NO2 नाइट्रोबेंजीन है ना। तो नाइट्रोबेंजीन के जब हम रिएक्शन करेंगे Fe+HCl के साथ, तो बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। ये क्या करेगी? इस ऑक्सीजन को निकाल देगी बाहर और इसकी जगह हाइड्रोजन ले आएगी। तो यहाँ पे अपने पास जब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है कि बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा है NH2, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एनल बोल देते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद हमने एनालिन की रिएक्शन किसके साथ की, NaNO2 प्लस HCl के साथ कर दी है ना। तो अब देखो ये जो NaNO2 प्लस HCl होता है, इकलौता ऐसा प्रिपरेशन था, जब तुमने अमाइन चैप्टर पढ़ा होगा, तो जब तुमने प्रिपरेशन पढ़ा होगा तो तुम्हें वहां पे ये रिएक्शन देखने को मिल रही होगी कि अगर तुम्हें डायजोनियम सॉल्ट बनाना होता है तो तुम कैसे बनाते हो, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करवाते हो एनालिन के साथ। तो यहाँ पे भी सेम चीज ही हो जाएगी, एनालिन था तो यहाँ पे जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या आ गया, N और साथ में ट्रिपल बॉन्ड N के साथ NCl नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। या इसको तुम और कैसे लिख सकते हो कि ये बेंजीन की रिंग N2NCl नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये रहा हमारे पास A वाला प्रोडक्ट और ये रहा हमारे पास B वाला प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which alkyl halide from the following pair would you expect to reach more rapidly by SN2 mechanism। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा हुआ है, SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ है। ये SN1 SN2 कौन से चैप्टर में पढ़ते हो, हेलो एल्केन और हेलोरीन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या बेसिकली ये है, क्या ये है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पीछे से नाम देना शुरू करो, ये दो मतलब बाय, तो बाय मॉलिक्यूलर होगा, N से न्यूक्लियोफिलिक और S से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता ये है कि जो SN2 रिएक्शन है वो वन स्टेप प्रोसेस है। अगर वन स्टेप प्रोसेस है तो अब देखो जो भी आएगा इसके ऊपर अटैक करने, जो भी आएगा, चाहे न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब वो अटैक करना चाहेगा यहाँ पे तो उसको क्या नहीं चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए। और स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब हुआ, अगर मान लो यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो क्या यहाँ पे इसके ऊपर ये अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा इसके ऊपर अटैक, राइट। अब यहाँ पे देखो इधर है अपने पास ये, इधर है अपने पास ये, देखा जाए तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये टर्शरी वाला है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो तो अच्छे से अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये अटैक कर लेगा। तो जहां पे ब्रांचिंग कम होगी ना वहां पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों में से ये वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है और ये बेसिकली सेकेंडरी हेलोजन हेलाइड है बेसिकली, ठीक है। तो सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो कहाँ पे ज्यादा रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी, सेकेंडरी में, क्योंकि टर्शरी में क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस थी, ठीक है। सेकेंड वाला यहाँ पे देखो इधर और इधर ऑलमोस्ट मुझे सेम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये जो ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे भी जो ब्रोमीन लगा है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इस ब्रोमीन के काफी दूर है, लेकिन यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो इस ब्रोमीन के पास है ना। तो यानी कि अगर ये इसके पास है तो यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में से SN2 रिएक्शन हमें इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि तुम्हें समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके रखो ताकि और ऐसी वीडियो तुम्हें देखने को मिले। थैंक यू सो मच।